वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम क्लास 8 को पढ़ाने जा रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी की पाठ्यपुस्तक कक्षा 8वीं की वसंत भाग की पहली कविता आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पहली कविता का नाम है ध्वनि और ध्वनि इस कविता का आज का यह पहला सेशन है। हमारे कविता का शीर्षक है ध्वनि। शीर्षक का अर्थ होता है नाम। और इस कविता के रचनाकार अर्थात कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सबसे पहले देखते हैं हम कवि का जीवन परिचय। कवि का जन्म 21 फरवरी 1896 को पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल नामक देशी राज्य में हुआ था और उनका मूल निवास स्थान था उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले का गढ़ाकोला नामक गांव था। और उनकी शिक्षा हाईस्कूल की शिक्षा हिंदी, संस्कृत और बांग्ला के स्वतंत्र अध्ययन के रूप में हुआ है। अब देखते हैं कवि की प्रमुख कृतियां अर्थात काव्य संग्रह के नाम कुछ इस प्रकार है। परिमल, द्वितीय अनामिका, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, गीतिका, तुलसीदास, अनिमा, नए पत्ते और सांध्य काकली। इसके अलावा कवि की और अन्य प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। अपरा, आराधना, अर्चना और यह कवि की अनुपम काव्य रचनाएं है। इसके साथ साथ कवि की गद्य रचनाएं भी है, जैसे कि लिली, चतुरी, अलका, प्रभावती, अप्सरा एवं निरुपमा। यह इनकी श्रेष्ठ रचनाएं हैं। कवि निराला जी जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध में भी बहुत सारी रचनाएं लिखी हुई है, लेकिन उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। उनकी कविताओं की अन्य विशेषताओं के कारण उनको निराला यह उपनाम साहित्य के दृष्टिकोण से दिया गया है। निराला है उनका उपनाम है। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कवि निराला इनका जीवन काल बहुत ही कठिनता से गुजरा था। उनके जीवन में हमेशा दुख से भरे क्षण आते थे। जब वो छोटे थे तब उनके माता पिता गुजर गए थे। विवाह के पश्चात उनकी पत्नी गुजर गई। एक बेटी और एक बेटे के पश्चात पत्नी के बाद उन्होंने उनका पालन पोषण किया, लेकिन उस समय उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी तथा उनकी बेटी के विवाह के बाद उनकी बेटी सरोज की भी मृत्यु हो गई। और कवि की विशेषता देखो, अपनी प्रिय बेटी सरोज के मृत्यु के पश्चात वह जहाँ पर उसका देहांत हुआ था उसी जगह पर बैठकर उन्होंने सरोज स्मृति जैसे काव्य को लिखा। और ऐसे ही निराला ढंग होने के कारण उनको निराला यह उपनाम पड़ा। ऐसे इस कवि के अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में उनका निधन हुआ। अब देखते हैं ध्वनि इस कविता को। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविता ध्वनि इस प्रकार है। अब हम कविता का वाचन करते हैं। कविता का एक स्टांजा को हम स्वस्वर वाचन करते हैं। कविता है ध्वनि, रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कविता इस प्रकार है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी तो आया है। मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत।
हरे हरे ए पात, डालियां कलियां कोमल गात। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रा लस, लालसा खींच लूंगा मैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। देखो ध्वनि इस कविता में कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इन्होंने प्रकृति का मानवीयकरण किया है। अर्थात प्रकृति को मानवीयकरण मतलब निसर्ग का या प्रकृति का एक मानव जैसे व्यवहार करते हैं उसके रूप से तादात्म्य में रखते हुए उसका वर्णन करना। तो यहाँ पर कवि की कल्पना दिखाई देती है कि किस प्रकार वसंत ऋतु आने के बाद किस प्रकार वातावरण में बदलाव हो जाता है। कि कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, अभी मेरा अंत हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन में वसंत आ गया। देखो कवि के काव्य के प्रसिद्धि के कारण कुछ आलोचक ऐसा मानने लगे थे कि अभी निराला जी इनके कविताओं का अंत होने वाला है, लेकिन कवि उनका प्रखर रूप से तीखे शब्दों में प्रहार करते हुए इस कविता को लिखा है और इस कविता के माध्यम से उन आलोचकों का कवि ने मुंह बंद कर दिया। और कवि उनको कहते हैं, समस्त संसार को कहना चाहते हैं कि कभी मेरा अंत नहीं हो सकता, अभी तो मेरी शुरुआत हो गई है, मेरी जीवन की शुरुआत अभी हो गई है। यहाँ पर कवि ने जो नव युवक है, जो निद्रालस्य में अर्थात निद्रा में मग्न होने वाले नव युवकों को जगाते हुए उनको आशा का संदेश देते हुए उनको जागृत कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कविता में कवि ने यही बताना चाहा है कि जिस प्रकार पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आता है और सारे संसार को बदलाव में परिवर्तन कर देता है। समाज में परिवर्तन यह समाज का नियम है। तो जिस प्रकार परिवर्तन होना अनिवार्य है, पतझड़ के बाद वसंत ऋतु आना ही है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में कठिनाइयों के बाद उसका हल निकलने वाला ही है, दुख के बाद सुख आने वाला ही है। जिस प्रकार पतझड़ के समय उपवन जंगल के सारे पेड़ों के टहनियाँ दिखते, वहाँ पर जो हरी भरी पत्तियाँ होती है वो सब झड़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही वसंत का आगमन होता है सारे वन में नई चेतना उमंग आती है, नया उमंग भरी उत्साह भरा वातावरण तैयार होता है। पेड़ों पर छोटे छोटे पत्ते आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं और सारा दृश्य हरा भरा दिखाई देता है। तो कवि ऐसे जो नींद में सोए हुए जो आलस्य युक्त कली है उनको वह संबोध करते हुए बताते कि अभी ये निद्रा को आपको छोड़ना है और कलियों को क्या करना है, फूलों में रूपांतरित होना है। और फूलों का कार्य क्या होता है कि उनको हमेशा क्या करना चाहिए, अपने खुशबू से सारे वातावरण को महका देना है। उसी प्रकार यहाँ पर कवि मानव को संदेश देता है, जो नवयुवक है उनको अपने कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए संदेश देते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कविता का सार। अभी अगले सेशन में हम देखते हैं कविता के हर एक स्टांजा को अर्थात हर एक काव्यांश का विश्लेषण करते हैं। मिलते हैं अब इसके अगले भाग में।